सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? के बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के सीटेट क्रैकर क्लास में। तो जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑल ओके है सर। आइए, प्रीवियस क्लास में जो हमारा क्लास नंबर 14 था, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए सोमवार और मंगलवार को हम लोग सीडीपी, उसके बाद बुधवार को हिंदी, गुरुवार को मैथ और शुक्रवार को आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज। बाद बाकी आपका शाम को 3:30 बजे ईवीएस का कंटेंट बिट्टू सर आपके साथ में डील कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो पेपर 2 वाले हैं उनका गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 5:20 पे सोशल स्टडीज। तो आज अपना क्या है? तो आज है आपका क्लास नंबर 15। कितना है? तो क्लास नंबर 15 है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण नीतियां के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर हम लोग शिक्षा नीतियां के बारे में पढ़ने का काम कर रहे थे। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा समझा किसके बारे में? तो एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या समझा? जल्दी से एक बार आप लोग रिप्लाई करने का काम करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ने का काम किया था? तो कल हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था पूर्ण रूप से एनसीएफ 2005 के बारे में हमने पढ़ने का काम किया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके अंतर्गत हमें जितने भी प्रकार के पॉइंट पढ़ने हैं, उन तमाम प्रकार के टॉपिक को मिलाकर 10 से 15 प्रश्न में आपको क्या होगा? सहूलियत होगा, समझने में आएगा, और आप उसी के आधार पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए, ईवीएस कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है सर? रुपेश पंडित जी, ईवीएस कंटेंट को समझना नहीं है, ईवीएस कंटेंट को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको याद करना है। क्या करना है? जिस तरह से आपने अपने कक्षा 6 to 10th में हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, सिविक्स को टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ क्या किया होगा? याद करने का काम किया होगा। उसी तरह से ईवीएस कंटेंट के विभिन्न प्रकार के टॉपिक को आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए आपके ईवीएस के कंटेंट का संपूर्ण नोट्स भी आपके पास में अवेलेबल है, जिसे आपको लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। पक्षियों के समूह के बारे में, घर के प्रकार के बारे में, और उसके अलावा जो भी आपके अलग अलग पॉइंट हैं, वो आपको क्लास में विभिन्न प्रकार के पॉइंट वाइज बिंदुओं से आपके साथ क्लियर होगा। तो उस पर थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आप कहानी सुने पेडागोजी की तरह यह संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप आपका ईवीएस का कंटेंट हो गया, उदाहरण स्वरूप आपका मैथ का कंटेंट हो गया, उदाहरण स्वरूप आपका हिंदी या संस्कृत या उर्दू का जो कंटेंट है, जिसे आप लोग व्याकरण कहते हैं, तो उसके नियम को, उसके संरचना को आपको याद करना पड़ेगा। और वो याद कीजिएगा तभी जाकर आपसे प्रश्न भी बन पाएगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं, अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। और ईवीएस कंटेंट के लिए आपको चिंता नहीं करना है। जब तक आपका कक्षा 3, 4, 5 का पढ़ाई चल रहा है, अर्थात क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का जो आपका कंटेंट का टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को क्या कीजिए? बस आप लोग पढ़िए और उसे अपने कॉपी पे लिखने का काम कीजिए। टॉपिक को आपको पढ़ना है और अपने कॉपी पर लिखकर उसको हल्का सा बार बार रिकॉल करना है। और तत्पश्चात जब हम लोग अपना उस चीजों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में रखेंगे, जिसे हम लोग PYQ कहते हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। राइट? तो आप उसके लिए चिंता नहीं करेंगे। आराम से एक एक टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए, एक एक टॉपिक को अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके अलावा आपका नोट्स भी है, वहां पे हर टॉपिक को समराइज किया गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो प्रश्नों के माध्यम से समझने का कार्य कर लेंगे। राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। कल के
इस दृश्य के माध्यम से हम लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 को समझने का काम किया था। और अभी आप में से बहुत ऐसे मित्र हैं जिनका कहना था कि सीटेट क्रैकर में क्या चल रहा है, तो यह वीडियो आज यूट्यूब पर भी आप लोग देख रहे होइएगा। तो देखिए, फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो शिक्षण नीतियां के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल के क्लास में हम लोगों ने पूर्ण रूप से एनसीएफ के एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने का काम किया, समझने का काम किया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि एनईपी 2020 की आवश्यकता क्या है, ये आखिर क्यों आया, इसका क्या महत्व है। तो इसको महत्व को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कल का बात याद करना पड़ेगा। कितने प्रकार की पढ़ाई व्यवस्था होने के बावजूद भी बच्चा विद्यालय जाने की चाहत नहीं रखता है। एक बार क्या हुआ कि आपने देखा कि सड़क किनारे बच्चे मस्त खेल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, अर्थात वह अपने स्कूल जाने से बच रहे हैं। स्कूल जाने की उनकी कोई भी चाहत नहीं है, उनके मन में कहीं से भी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम स्कूल जाएं। अब उस चीज को सही तरीके से करने के लिए इसके कौन थे, इनके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। कस्तूरी रंगन साहब एक बार आप ये घूमने के लिए बाहर निकले, इन्होंने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो मस्त सड़क पर खेलने का काम कर रहे हैं, परंतु वह विद्यालय जाने से क्या है, कतर रहे हैं। विद्यालय जाने की उनकी इच्छा नहीं है। और उस इच्छा शक्ति को पहचानने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक दो दिन हम लोग क्या करते हैं, आसपास में घूमने का काम करते हैं, आसपास में टहलने का काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था। और मई 19 में कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्थात इन्होंने जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार के चीजों को देखा, उस चीज को देखने के बाद इन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा का स्वरूप अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या स्कूल में पहले से बढ़ेगी। बच्चे के मन में जो पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा नहीं है वो जिज्ञासा बढ़ेगी। अर्थात इन्होंने क्या दृश्य देखा, पहले आप लोग भी देखिए। आप लोगों के भी आसपास में इस प्रकार का माहौल रहा होगा, या आपके भी बचपन में मम्मा ने ऐसे ही आपको टांग कर क्या ले गए होंगी स्कूल में कि भाई मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत डर लग रहा है। इस तरह से जबरदस्ती आपके कक्ष में कोई लोग स्कूल जाने का काम किए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स हैं और बच्चे को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है स्कूल में। अब बच्चा को स्कूल जाने का मन ही नहीं है और बच्चा मस्त रोए जा रहा है और उसको आप जबरदस्ती जाकर स्कूल में पहुंचा दिए। इससे क्या हो रहा था कि बच्चों के अंदर में सृजनात्मकता के गुण का विकास नहीं हो रहा था। सृजनात्मकता का गुण कहने का आशय क्या हुआ बताइए, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्या होगा सवा बताओ, सृजनात्मकता का गुण क्या होगा, जल्दी से बताइए। कल भी हम लोग पढ़े थे और आप कॉपी पर भी लिखे थे, क्या होगा बोलिए बोलिए। जब भी कॉपी पे लिखिए तो उसको पढ़ के आइए। सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई भी नवीन कार्य करना, कोई भी नया चीज करना। कल उदाहरण भी हम लोग दे रहे थे, कार्टून का घर बना रहे हैं, किसी भी कबाड़ से किसी भी कचरा से कुछ बना दिए, वो होता है सृजनशील गुण। तो जब कोई बच्चा विद्यालय प्रांगण में अपने इच्छा से जाएगा ही नहीं तो क्या उसके अंदर में इस प्रकार के गुण का विकास होगा, नहीं होगा। बच्चे की जिज्ञासा का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। क्या बच्चा खुशी खुशी सभी चीज को समझने का काम करेगा, नहीं करेगा। और इसके पीछे ढेर सारा वजह है। और वह वजह क्या है, तो आपने देखा होगा कि छुट्टी के टाइम में या स्कूल जाने के टाइम में पेरेंट्स लोग अपना अपने बच्चे का बैग हाथ में लेकर बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा अबोध सा बालक है, उससे अपना बैग भी संभला नहीं जा रहा है। सभी की चीज को अपने दृश्य के माध्यम से माइंड में रखिए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा अबोध सा बालक है और इसको अपना बैग भी इससे संभला नहीं जा रहा है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल जाने के समय या आने के समय बच्चे को स्कूल पहुंचा देते हैं। उसके बाद बच्चा को ही अपना बैग ढोना पड़ता है।
ये हर घर घर की क्या होगी, कहानी होगी। अब सोचिए कि एक छोटा सा बालक जिसके अंदर में लगभग 15 से 16 किताब होता है, लगभग 15 से 16 बुक होता है, और आप लोग भी अपने अपने घर में फलना बुक, फलना कॉपी, फलना चीज ये सब खरीद खरीद के आप लोग क्या हो गई होइएगा, तो परेशान हो गए होइएगा। और अभी के टाइम में क्या है कि मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में सारा चीज आपके स्कूल के अंदर में है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का जो स्तर है सो सिर्फ एक प्रकार का बोझ हो गया है, और हर जगह कहीं ना कहीं हमारा व्यापार बन के रह गया है। और इस दृश्य को भी कस्तूरी रंगन साहब ने देखा कि भाई बच्चा के पास इतना बैग क्यों है, बच्चा को तो हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं, बच्चा को तो हम लोग अपने स्कूल के अंदर में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज करवाएंगे तो उसको और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा आनंद आएगा। तो इस प्रकार के दृश्य को उन्होंने देखा। अब वहां से वह आगे बढ़े तो एक मोहल्ला से वह क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मोहल्ले के अंदर में इस प्रकार से बच्चे आपस में खेलने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से बच्चे आपस में खेलने का काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर खेल खेल के माध्यम से ही बच्चा क्या कर रहा है, तो काउंटिंग का नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं, नीचे में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से वह खेल खेल के माध्यम से ही काउंटिंग को कर रहा है। यहाँ पे सभी बच्चे बैठ के कुछ न कुछ कलाकृति कर रहे हैं, अर्थात ये अपने आप में क्या एक प्रकार का कला है। अब ये छोटा सा बालक है, इसके पास में मोबाइल नहीं है, परंतु इसका माइंड देखिए, ये अपने चप्पल को ही क्या किया हुआ है, तो इसके अंदर में जिज्ञासा है कि हम लोग सेल्फी ऐसे लेते हैं, तो चप्पल को ही मोबाइल एज्यूम किया हुआ है। अर्थात इस प्रकार के दृश्य को देख के कस्तूरी रंगन साहब के मन में आया कि आखिर बच्चे के अंदर में कला का शक्ति है, तभी न वो कलाकारी कर रहा है। आखिर बच्चे के अंदर में क्या है, सृजनात्मकता है, अर्थात खेल विधि से अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो बच्चा को पढ़ाई भी समझ में आने लगेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि बच्चा के अंदर में क्या है, कल्पनाशीलता है, वो एज्यूमिंग कर रहा है। इस प्रकार के दृश्यों को उन्होंने अपने आसपास के जगह में देखा। अब उनके मन में आया कि अगर हम ऐसा ही दृश्य अपने विद्यालय प्रांगण में कर दें प्राथमिक स्तर के लिए, तो बच्चा को और ज्यादा पढ़ने में आनंद आएगा। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, विभिन्न प्रकार के विधियों में आपने खेल विधि के भी बारे में पढ़ा होगा, अन्वेषण विधि के बारे में पढ़ा होगा, आपने रचनात्मक शब्द को सुना होगा। वो सब हमारा यहीं से निकल कर आया कि जो बच्चा का रियल लाइफ में कक्षा 1 से लेके 5 तक में जो बच्चा का रियल लाइफ का एक्टिविटीज है, क्यों ना हम उससे कनेक्टिविटी कर दे और अपने विद्यालय प्रांगण का स्वरूप भी हम लोग ऐसा ही कर दें जहां पे बच्चा आए और सिर्फ खेलने का काम करे। पहले हमें बच्चे को प्यार करना पड़ेगा और बच्चे के अंदर में स्कूल के प्रति एक जिज्ञासा का और रुचि का जन्म देना पड़ेगा। तो इन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर सोचने के बाद कस्तूरी रंगन साहब ने सोचा कि आखिर अगर हम अपने विद्यालय प्रांगण में जो भी हमारे विद्यालय का स्वरूप है, अगर वहां पर हम लोग खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ कर दे तो कहीं ना कहीं बच्चे का क्या होगा, तो बच्चे के अंदर में अपने स्कूल के प्रति रुचि आ जाएगा, बच्चों को अपने स्कूल के प्रति जिज्ञासा आ जाएगा, बच्चा का स्वयं मन करेगा कि स्कूल चलो, स्वयं मन करेगा कि स्कूल चलो। उसके बाद स्कूल के स्वरूप को हम लोग क्या करें, तो एक पार्क का स्वरूप प्रदान कर दे जहां पे बच्चा सिर्फ खेलने के लिए आए। सर्वप्रथम हमें बच्चों को अपने विद्यालय परिसर के अंदर में लाना है, उसके बाद तो पढ़ाने का काम शिक्षक का है। अर्थात कस्तूरी रंगन साहब ने सोचा कि अगर हम अपने विद्यालय का स्वरूप ऐसा बना दे जहां पे बच्चा ओनली एक्टिविटीज करेगा, ओनली खेलने का काम करेगा, और हम अपने शिक्षक को ऐसे ट्रेंड करें कि शिक्षक हमारे खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ कर दें, बच्चों को खेल के दौरान सिखाना प्रारंभ कर दें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शिक्षक को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देंगे कि कैसे हमें बच्चे के साथ में खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने का काम करना है। इसी के कारण आपने पढ़ा होगा अपने डीलेट के अंदर में सेवाकालीन प्रशिक्षण, याद आ रहा है, आपके सेकेंड ईयर का टॉपिक है परंतु आपको याद होगा नहीं, मैंने ये भी आपको पढ़ाया है जो भी 23-25 वाले हैं, परंतु आपके माइंड में
होगा नहीं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कहने का आपका आशय क्या हुआ कि जब कोई शिक्षक हैं जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट टाइम में स्कूल के शिक्षक हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारा प्रशिक्षण कहलाता है वह क्या कहलाता है, सेवाकालीन कहलाता है। और अभी आप लोग डिलीट कर रहे हैं और वहां पे आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाएगा। सेवा का मतलब शिक्षक बनना, शिक्षक बनने से पहले का प्रशिक्षण। और सेवाकालीन, सेवाकालीन शब्द कहां से निकल कर आया, तो आप याद करें, आपने एक शब्द सुना होगा समकालीन, नाम याद है, समकालीन। इसका मतलब क्या होता है, एट ए प्रेजेंट टाइम, अपने प्रेजेंट अवस्था को वह दिखाता है। वही कालीन शब्द हमारा कहलाया सेवाकालीन प्रशिक्षण, कि ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी स्कूल में टीचर हैं उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे आप बच्चे के मन में रुचि लाएंगे, जिज्ञासा लाएंगे, बच्चे को ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि वह विद्यालय नहीं आ रहे हैं, वह खेलने आ रहे हैं। आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जैसे आपके विद्यालय का स्वरूप एक पार्क की भांति हो जाएगा, जहां पे हर बच्चा अपने रुचि के अनुसार बस विद्यालय प्रांगण में खेलने के लिए आएगा। और सर्वप्रथम जैसे ही बच्चा विद्यालय प्रांगण में आना प्रारंभ करेगा तो फिर हम लोग टीचर को ट्रेनिंग दे के रखे ही हुए हैं, वो आराम से पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार का स्वरूप सोचकर निर्माण किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और तब जाकर बच्चे के मन में इस प्रकार का छवि आया, देखिए सवा है और सवा के साथ में उनका कौन है, भाई है, चल दीदी स्कूल में खेलेंगे। अर्थात अब जो बच्चा विभिन्न प्रकार के पुस्तक के बोझ तले था, अब वही बच्चा दौड़ कर कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जाने का काम कर रहा है। अरे दीदी चलो 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 चलो, अब चलो 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 स्कूल में खेलना है। इस प्रकार का बच्चे के मन में स्वभाव आ गया और खेल खेल के माध्यम से ही बच्चा क्या कर लिया, स्कूल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कभी आप जाइएगा प्ले स्कूल में तो देखिएगा वहां पे अल्फाबेट का अलग अलग चीज रखा हुआ रहता है, एप्पल लिखा रहेगा और प्लास्टिक का सेब रखा हुआ होगा। वो क्या है, बच्चा उस चीज को जल्दी से कैच करता है। विभिन्न प्रकार के सीढ़ी पे नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं सृजनशील वातावरण। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सृजनशील वातावरण। अब सृजनशील वातावरण का अर्थ क्या होगा बताइए, सृजनशील वातावरण अर्थात एक प्रकार का ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे नवीन नवीन कार्य के माध्यम से एवं विभिन्न प्रकार के कलाकृति में नए नए चीज नवाचार दिखे, उस प्रकार के वातावरण को कहते हैं सृजनशील वातावरण। अब सीढ़ी है, अब सीढ़ी पर पेंटिंग करके आपने काउंटिंग को लिख दिया। अब काउंटिंग आपने इस प्रकार से लिखा, पहले 1 लिखे, 1 के बाद एक बिंदु दे दिए और फिर यहाँ पर ONE लिख दिए। अब बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो एक को भी जाना, एक को आपने प्रतीत करा दिया एक डॉट से और फिर साथ में उसका स्पेलिंग भी लिख दिए। अब आपने यहाँ पे 2 किया, अब 2 के बाद आपने क्या किया, 2 बिंदु दे दिया, अब यहाँ पर आपने TWO लिख दिया। अब इस प्रकार का आपने अपने विद्यालय प्रांगण में इन्वायरमेंट को क्रिएट किया, जिस जगह पर बच्चे कक्षा 1 से लेके 5 तक पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं, वहां पर आपने इस प्रकार का क्या किया, पेंटिंग करना प्रारंभ कर दिया। और इसी प्रकार के वातावरण को बोलते हैं समृद्ध वातावरण। जैसे कि आपने देखा होगा कि विद्यालय के अंदर में वो वृक्ष बना हुआ है और वृक्ष से अ से अनार निकला हुआ है, आ से आम निकला हुआ है, इस प्रकार का आपने फोटो देखा होगा। या फिर जगह जगह पे कार्टून बना रहेगा, ए फॉर एंट और एंट में आपका चींटी का फोटो बना रहेगा। तो ये सब बच्चा का मन में क्या होता है, जल्दी से वह कैच करता है। अभी जो मैं आपको 3-4 फोटो के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों और इसकी क्या आवश्यकता है, ये मैंने आपको फोटो के माध्यम से पहले बताने का काम किया। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी अब आपके सामने में बोझ आएगा तो बोझ से आपके मन में क्या जाएगा, अच्छा गौरव दिखाया था क्लास में, जो कंधा पर बड़ा बड़ा सा बैग था उसको गौरव ने दिखाया था। तो फोटो हमारे माइंड में, हमारे स्कीमा में ज्यादा समय तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। अभी जो आप लोग मोबाइल में विभिन्न प्रकार के फोटोज को कैप्चर करते हैं और आपका वह फोटो अगर 4 साल पुराना भी होगा और उसको आप देखिएगा तो आपको उस समय का पल याद आ जाएगा, अच्छा उस समय हम ऐसे थे और फोटो लिए थे।
होता है कि नहीं होता है? तो उसी को बोलते हैं, जो भी चीज को हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से वो ज्यादा हमारे माइंड में स्टोर रहता है। तो जैसे कि आप लोग अभी मैसेज कर रहे थे कि ईवीएस कंटेंट समझ में नहीं आता है, तो कंटेंट को पहले स्टोर कीजिए, और स्टोर करने के लिए आपको पहले स्वयं उसे पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने कहानी पढ़ा, पर ईवीएस का जो कंटेंट है, मैथ का कंटेंट है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उसके अंदर में विभिन्न प्रकार का नियम है और नियम को हमें पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, अमेजोन वाला आया हुआ है, लाइन ऊपर बोलिए, ऊपर आएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अपने एनईपी की तरफ। अब देखिए, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, 10+2। आप सभी लोग क्या होइएगा, 10+2 वाले पढ़ाई में रहे होइएगा। आपने 10 तक पढ़ाई किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने 11-12 किया होगा। आप में से जितने भी लोग अभी क्लास में उपस्थित हैं, सभी लोगों का स्वरूप यही होगा। परंतु कस्तूरी रंगन साहब ने अपने इस पॉलिसी के अंदर में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि अब हमारा पढ़ाई का स्वरूप 5+3+3+4 रहेगा। अर्थात इसमें 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है और 4 का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। 5 कहने का आपका अर्थ हो गया फाउंडेशन स्टेज, जहां पे अपने बाल वाटिका को भी रखा गया और बाल वाटिका के साथ में कक्षा 1 और 2 को भी रखा गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, 4-5 की बात आ गई, 3-4-5 की बात आ गई, फिर हमारा 6-7-8 का बात आ गया, और फिर हमारा 9 से लेके 12 तक का बात आ गया। अब यहाँ पर एक बाल वाटिका को भी साथ में इन किया गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, निपुण के बारे में पढ़ेंगे, परख के बारे में पढ़ेंगे, तो समझने का काम करेंगे कि आखिर ये हमारा बाल वाटिका होता क्या है। अच्छा, एक बात आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि आप लोगों ने कभी आंगनबाड़ी के बारे में सुनने का काम किया है क्या? जल्दी से एक बार यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। क्या आप लोगों ने कभी भी आंगनबाड़ी के बारे में सुनने का काम किया है? यस और नो में जल्दी से आपको क्या करना है, रिप्लाई करने का काम करना है कि आप लोगों ने कभी भी आंगनबाड़ी के बारे में सुनने का काम किया है। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आंगनबाड़ी आ गया। आंगनबाड़ी के बारे में आपने कभी भी सुनने का काम किया है? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करने का काम कर दीजिएगा। तत्पश्चात हम लोग उसे देखने का काम करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अपने बचपन के दिनों में सुना होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम लोग आंगनबाड़ी में लेकर जाते हैं, और आंगनबाड़ी में हम लोग क्या करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। उसी आंगनबाड़ी को अब हम लोग क्या कहते हैं, तो बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। बाल वाटिका कहने का आपका आशय हो गया, चेक करवा दीजिए। चलिए, 5+3+3+4 का जो हमारा कंसेप्ट है, जी सर मेरे भी घर के पास में है, तो वही आंगनबाड़ी अब क्या आपका बन गया हुआ है, बाल वाटिका बन गया हुआ है। और जो कि हम लोग पढ़ने का काम करेंगे अपने निपुण के अंदर में। कहाँ पढ़ेंगे, तो निपुण के अंदर में पढ़ने का काम करेंगे। मेरी मम्मी टीचर है आंगनबाड़ी में, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, इसे समझने का काम करते हैं। सबसे पहले कुछ चंद पॉइंट को हम लोग जानते हैं जो कि हमारे शिक्षा नीति से संबंधित है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति, इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2019 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अर्थात MHRD, जो कल मैं आपको बता भी रहा था कि शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या हो गया हुआ है, अब MHRD का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। अर्थात ये सभी चीज अपना कहां से निकल कर आ गया, तो MHRD के अंतर्गत से निकल कर आ गया। और कल जो मैं आपको कह रहा था कि जितने भी प्रकार की हमारी शिक्षा नीतियां होती हैं, वो सभी नीतियां का एक प्रकार का क्या होता है, मंत्रालय होता है, जहां से हमारा विभिन्न प्रकार का नियम निकल कर आता है, और उस नियमों का हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अर्थात सरकार की एक प्रकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के परिवेश में, अपने समुदाय में, अपने समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा रखें जिससे सभी बच्चों का क्या हो सके,
होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, उसी को कहते हैं हम लोग सर्वांगीण विकास। उसके लिए दिन प्रतिदिन अनुसंधान अर्थात रिसर्च होते रहता है कि हमारा पढ़ाने का शैली कैसा होना चाहिए, हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। क्योंकि एनी पिदरबिस कहता है कि जब तक हम अपने प्रारंभिक स्तर पे, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपको एक पेड़ लगाना है, आपको एक पौधा लगाना है, और पौधे को आपने लगाया और शुरुआती दौर में आपने उस पर ना ही जल दिया, ना ही उसका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हुआ, तो क्या वह पौधा बढ़ पाएगा? तो आप कहिएगा कि नहीं गौरव, वह पौधा नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात कारण क्या है कि हमने उसके शुरुआती दौर में ध्यान देने का काम ही नहीं किया। उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं अरे ये तो अभी बच्चा है, जब आगे चलेगा 9th-10th में तब ना इसके पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बिल्कुल नहीं, यहीं पर हम लोग मिस्टेक करते हैं और हमें अपने शुरुआती दौर में, हमारे प्रारंभिक स्टेज में ही, एकदम शुरुआती स्टेज में ही हर एक पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। अभी जिस प्रकार से आपका राइटिंग बन रहा होगा, तो क्या अब आपके राइटिंग में बदलाव संभव है? कदापि संभव नहीं है। परंतु बचपन में अगर हमारा राइटिंग पर ध्यान दिया जाता तो आज हमारा राइटिंग अच्छा होता, हो सकता है ना। अभी जो आपको मैथ से डर लगता है, तब उसको आप बस लर्न कर सकते हैं, पर उसमें बदलाव संभव है। अब आपका डर दूर होगा? नहीं होगा। परंतु अगर बचपन से ही हमें मैथ का ऐसा प्रारूप मिलता तो हमारा मैथ सही होता। आज हम लोग इंग्लिश को देखते हैं, क्योंकि आपके क्लास में बहुत ऐसे मित्र हैं जो डीलेड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश को देखकर हमारे मन में डर लगता है। इंग्लिश में हम 4 सेंटेंस लिख नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि बचपन से हम लोगों ने क्लास 10 तक में इंग्लिश पर ध्यान देने का काम ही नहीं किया है, जिस कारण से हमारा इंग्लिश वीक हो गया। तो इन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए एक प्रकार का ऐसे स्वरूप का निर्माण करने का नियम आया जिसका अभी पूर्ण रूप से 100% लागू नहीं हुआ है। अगर ये नियम 100% लागू हो जाएगा तो हमारे प्रारंभिक स्तर से ही हमारा क्या होगा, पढ़ाई मजबूत होना प्रारंभ होगा। जिस कारण से अभी आप देखते होइएगा बीपीएससी का बहाली अब क्या है, शिक्षक का थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है। अब आप लोग जब टीचर बन के जाइएगा तो आपके पढ़ाने के पैटर्न में और जो पहले के शिक्षक हैं उनके पढ़ाने के पैटर्न में क्या होगा, अंतर होगा। तो स्वरूप अब अपना धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हुआ है। एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या हो गया, तो शिक्षा मंत्रालय हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है कि पुनः ध्यान, अर्थात नियम तो हमारा शुरू से बनता हुआ आ रहा है, परंतु उस नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, बच्चे सही तरीके से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो वही किया गया कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया, और इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा और सीखने का पुनः ध्यान आकर्षित करना, कि जो आकर्षण का केंद्र अब समाप्त हो रहा था उस आकर्षण को फिर से वापस लाना, ताकि बच्चे कनेक्ट हो सकें और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे सके। नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं। बुनियादी का मतलब क्या हुआ कि शुरुआती तौर पर बदलाव किए गए हैं। और यही बुनियादी शब्द आपने पढ़ा होगा अपने जीन पियाजे के थ्योरी के अंदर में, जहां पे 2 शब्द आया था, बुनियादी और उपलब्धि। तो बुनियादी का मतलब क्या हुआ, एकदम प्रारंभिक स्टेज हुआ, एकदम शुरुआती दौर हुआ, उसी को हम लोग बुनियादी के नाम से जानते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इक्विपमेंट दिए जाएंगे। डिजिटल इक्विपमेंट कहने का अर्थ क्या हुआ, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, या फिर स्कूल के अंदर में आपने कंप्यूटर को देखा होगा, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर को देखा होगा, इन तमाम प्रकार के काम में क्या करना, चीजों को डिजिटलाइज करना, चीजों के अंदर में नवाचार लाना, ये क्या था, तो ये हमारे शिक्षा नीति के अंदर की बातें थी। यस सर, आंगनबाड़ी हमारे गांव में भी है, वेरी गुड। बाल वाटिका कहते हैं, बल वाटी नहीं, बाल वाटिका के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, बाल वाटिका, ठीक है। और नई शिक्षा नीति में क्या हुआ, डिजिटल। डिजिटल कहने का अर्थ हो गया कि आपने देखा होगा अब स्कूल का अपना अपना वेबसाइट भी बन रहा है, स्कूल में अलग अलग प्रकार के डिजिटल बोर्ड आ गए हुए हैं, कंप्यूटर आ गया हुआ है, प्रिंटर आ गया हुआ है। इन तमाम प्रकार का उपयोग करके हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और यही डिजिटल चीज हमारा क्या कहलाता है, तो यही हमारा कहलाता है नवाचार। कल आया था, और इसी को हम लोग आधुनिकीकरण के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिकी
करण, ये आपको पढ़ना है अपने डीलेट सेकेंड ईयर में। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण नाम सुने हैं? सबा जी डीलेट का पढ़ाई करते हैं कि नहीं? चल अभी कुछ नहीं करते हैं, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अपना अगला पॉइंट क्या है। रचनात्मक समझ पर बल देना, न कि रटंत प्रणाली और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर देना। कह रहा है आपको कि आपको बच्चे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अभी जो आप लोग कहते हैं कि भाई पीडीएफ का प्रिंट आउट कर लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये सभी हमारा रखा का रखा रह जाएगा। ठंड लग रहा है। ये सभी चीज हमारा रखा का रखा रह जाएगा। और हमें क्या करना है, तो हमें पूर्ण रूप से रचनात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का काम करना है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बच्चों का संज्ञानात्मक सोच जो है उस सोच में बदलाव कर सकते हैं। तो संरचनात्मकता का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रचनावादी विचार है, जो हमारा रचनावादी दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से लागू करना, जिसका सिंपल सा उद्देश्य है कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे काम करवाना। ये तमाम पॉइंट को आपको रट्टा नहीं मारना है, इन तमाम पॉइंट को आपको समझना है और समझ शक्ति के आधार पे अपने प्रश्नों में इसको इंप्लीमेंट करना है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि रट्टा नहीं मारिए, अप्लाई करना सीखिए। कि जो आपने थ्योरी को देखा, जो आपने शब्दों को देखा, उस शब्द के आधार पे आपको अपना एमसीक्यू बनाना है। दैट्स कॉल्ड रचनात्मक समझ। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने से बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक विकास होता है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होगा, एक प्रकार का ऐसा वातावरण जहां पर एक से अधिक भाषा का उपयोग हो रहा हो, उस प्रकार के वातावरण को बहुभाषिकता कहते हैं। और विविधता का मतलब हो गया अलग अलग जो हमारा स्वरूप होता है हमारे कक्ष में, जैसे कि हमारा संस्कृति हुआ, सभ्यता हुआ, जाति हुआ, धर्म हुआ, लिंग हुआ, रहन सहन हुआ, व्यवहार हुआ। इन तमाम प्रकार के आधार पे जो एक वैविध्यपूर्ण वातावरण होता है, उसी को हम विविधता के नाम से जानते हैं। और हमारा देश क्या है, एक वैविध्यपूर्ण वातावरण वाला देश है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाले परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण करना। कहने का आपका आशय हो गया कि हमें बच्चों को सिखाने के लिए शुरुआती फर्स्ट डे से ही क्या करना है, आकलन और मूल्यांकन के प्रक्रिया को शुरुआत कर देना है। आपने पढ़ा होगा 3 शब्द, आकलन, मूल्यांकन और सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो सतत मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, जैसे ही बच्चे का पढ़ाई प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन से ही जो हम लोग उसका आकलन करना प्रारंभ करते हैं, उसी को बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। जहां पे हमारा केंद्र क्या होता है, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चा का समझ होता है। और हम कभी भी बच्चे का एग्जाम के अकॉर्डिंग आकलन नहीं करते हैं, हम लोग बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पे आकलन करते हैं कि बच्चा का अंडरस्टैंडिंग कैसा है। आप लाख प्रश्नों का आंसर आपने रट्टा मार लिया, परंतु प्रश्न बनाने का शैली, प्रश्न बनाने का तरीका आपको पता ही नहीं है, तो वह रट्टा मारना आपके लिए लाभप्रद होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें उस चीज को कैसे कनेक्ट करना है, उस पे काम करना है। शिक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने के प्रक्रिया में मदद करना भी है। अर्थात शिक्षण और मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, तो शिक्षण का मतलब हुआ कि हम लोग जो कक्ष में पढ़ाने का काम करते हैं, उस पढ़ाई में जिस तरह से भी हम लोग बताने का काम करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिखाना होना चाहिए, ना कि बच्चों को रटाना होना चाहिए। तो हमें ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग पे ही क्या करना है, काम करना है। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट था आपका, किसके बारे में, परख के बारे में। अब देखिए, कल आप लोग परख के बारे में कह रहे थे, जांच पड़ताल करना। अब उस चीज को अपने माइंड से हटाइएगा। अगर आपके एग्जाम में आपसे परख पर प्रश्न आता है, तो समझिएगा छात्रों का विकास के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए याचिका, तो एक नए सेंटर का स्थापना की जाएगी। अर्थात परख क्या है, तो परख एक प्रकार से मूल्यांकन करने का एक क्षेत्र होगा कि बच्चों को आपको किस प्रकार से उसका आकलन करना है, बच्चों को आपको किस तरह जानना है, उसके लिए परख नामक एक एजेंसी की स्थापना की जाएगी। परख का अर्थ होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
कहने का आपका आशय हो गया जो परख है इसमें क्या है, PARAKH, इसके हर एक वर्ड का क्या होता है, अर्थ होता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, कहने का आपका अर्थ हुआ कि आपका जिस तरह का भी पढ़ाई का स्वरूप है, जो आपका परफॉर्मेंस है, मान लीजिए कि अभी आप लगातार क्लास में आ रहे हैं और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आप बिना पूछे चले जा रहे हैं, और जब मैंने आपका टेस्ट लिया, आपसे मैंने पूछा, आप मुझे नहीं बताए, तो मुझे क्या लगेगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट, अर्थात कार्य का आकलन। किसका, कार्य का आकलन। अगला है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं और कोई भी चीज को आप परचेज करते हैं, जोमेटो, स्विगी या किसी प्रकार की चीजों को आप जब भी ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, तो डिलीवरी बॉय आपको क्या बोलता है, सर प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा। तो रिव्यू का मतलब हो गया कि हमने जिस चीज का भी उपयोग किया उस पे अपना फीडबैक देना, अपना प्रतिपुष्टि देना। तो रिव्यू का मतलब क्या हुआ, फीडबैक या प्रतिपुष्टि। आगे बढ़िए। एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब पहले भी बताए थे, क्या कहते हैं इसको, सर्वांगीण विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास, या इसी को हम लोग चहुमुखी विकास भी कहते हैं। और यहाँ पे है एनालाइज ऑफ नॉलेज, कहने का अर्थ हुआ कि आपके ज्ञान का विश्लेषण, मतलब कि आप बच्चा से इस प्रकार से पूछेंगे, इसी को हम लोग सीखने का संकेतक, कि बच्चा अपने बातों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं। आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है परंतु आपके मुख्य बिंदु से आवाज ही नहीं निकल रहा है। आपके पास में ज्ञान का अभाव नहीं है, पर आप सीटेट का एग्जाम देने गए और वहां पर आप डर गए, एग्जाम से आप डर गए। तो उस प्रकार के चीजों को, उस प्रकार के नॉलेज को बिल्डअप करना और आपके साथ उसी प्रकार के इन्वायरमेंट को क्रिएट करके पढ़ाना। राइट, आगे बढ़िए। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्ड को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण निकाय। मानक निर्धारण निकाय का मतलब क्या हो गया कि भाई मानक का अर्थ होता है मानकीकृत, जो सभी के लिए एक समान हो, और उसका निर्धारण किया गया कि भाई जो यहाँ पर परख का मैंने अर्थ बताया आपको, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसी के ऊपर में समस्त स्कूल क्या करेगा, ध्यान देने का काम करेगा। दैट्स कॉल्ड मानक निर्धारण निकाय, कि जो उसका सोच है उसी सोच को हर स्कूल में लागू करना है। ऐसा नहीं कि आपने बच्चों का आकलन किया, बच्चों का मूल्यांकन किया तो आप अपने मन से कर लेंगे, जो परख कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो परख का फुल फॉर्म अवश्य अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जब ये पिछले 2 वर्ष पहले आया था तो सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता था, परंतु अब यह फुल फॉर्म क्या हो गया है, पुराना हो गया है, फिर भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए, यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। एनसीईआरटी कौन है, जिसका आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा है, नेशनल काउंसिल बोर्ड के अनुसार है, उसी को हम लोग एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में हमने जाना, तो परख के बारे में जाना। तो कल जो भी हमारे मित्र थे जो परख के बारे में कह रहे थे कि परखना, परखना को जांच पड़ताल कहते हैं, बात आपकी सही है, परंतु यहाँ पे परख के एक एक वर्ड का क्या है, अर्थ है। पी का अर्थ क्या होगा, परफॉर्मेंस, ए का अर्थ क्या होगा, असेसमेंट, आर का अर्थ क्या होगा, रिव्यू, ए का अर्थ क्या होगा, एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सभी का अपना अपना पार्टिकुलर क्या है, अर्थ है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है एनईपी के अंदर में जितने भी जगह से आपके प्रश्नों का निर्माण होगा, इसीलिए आपका एनसीएफ, एनईपी और निपुण तीनों को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, समझने में सहूलियत हो। समझे। आइए, अगला पॉइंट है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 तक क्या होना चाहिए, तो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, आंचलिक भाषा होनी चाहिए। और यही चीज हमारा एनसीएफ भी कहता है। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में
त्रिभाषा सूत्र को अपनाएं, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन हो। दूसरी भारतीय भाषाओं में मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आप कोई भी अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का ऐसा भाषा जहां पे आप तीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रथम भाषा तो आपका चला जाएगा मदर टंग, द्वितीय भाषा में आपका क्या चला जाएगा, जो भी आपका मानक है स्कूल का हिंदी, और तृतीय में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी आपका 22 गो भाषा है उसमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं को उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। अर्थात बच्चों के अंदर में आपको इस प्रकार के स्वरूप को डेवलप करना है कि भले ही हमारा स्वरूप अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारा सभ्यता अलग अलग है, हमारी भाषा अलग अलग है, परंतु हम सभी क्या है? भारतीय हैं। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले क्या है? भारतीय हैं। हमें अपने आपस में एकता के, अपने आपस में बंधुत्व के भावना को आगे बढ़ाना है। भाषा बस एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कनेक्टिविटी करने का क्या है? शैली है, तरीका है, परंतु हमें बंधुत्व के साथ में एक साथ रहना है। इस प्रकार के स्वरूप को, इस प्रकार के सोच को बच्चों के अंदर में बढ़ावा देना। नवाचार का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई भी नया चीज का उपयोग करते हैं, उदाहरण स्वरूप आज आप अपने घर पर बैठ के संगीता कुमारी मोबाइल से सीटेट की तैयारी कर रही हैं, ये आपके पढ़ाई में क्या हुआ? नवाचार हुआ। परंतु जब आप क्लास 6-7 में रही होंगी तो आप प्रतिदिन स्कूल में जाकर पढ़ते होइएगा, और आज के समय में कक्षा 6 के बच्चा को अगर अपना मैथ समझ में नहीं आता है तो पापा से पहले वो यूट्यूब पे सर्च कर लेता है और उस मैथ के सॉल्यूशन को देख लेता है। ये अपना क्या हुआ? पढ़ाई में नवाचार हुआ। ठीक, आगे बढ़िए। अगला अपना पॉइंट क्या है? एनईपी है बहुत बड़ा, उन तमाम प्रकार के बड़े टॉपिक से लगभग 7-8 या 10 पेज का स्लाइड बनकर आपके सामने में है। इतना ही आप लोग अपने अपने माइंड में रखिएगा, यही आपके लिए क्या है? काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको माइंड में नहीं रखना है। और मैं भली भांति अवगत हूँ कि जब भी आपका थ्योरिकल पार्ट होता है तो थोड़ा बहुत हमारा मन ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना आवश्यक होता है, तब जाकर आप प्रश्नों को बना पाइएगा। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा। अब देखिए, डायरेक्ट कभी कभी आपके हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी आदि का अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा? हमारा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत में आ जाएगा, जो कि आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, यहाँ पे संस्कृत भी होगा, आदि का अध्ययन करना। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन करना। अर्थात अब आपके क्लास में, अब आपके कक्ष में ऐसा स्वरूप होगा कि बच्चा अपने शुरुआती दौर में, अपने स्कूली एज में ही, अपने क्लास 6 से लेके या क्लास 9 से लेके 12 के बीच में ही वो चाहे तो इस प्रकार के भाषा का अध्ययन कर सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं भाई, मान लो कि फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब इसमें भी क्या है? अपना रोजगार है। या फिर कोई शास्त्रीय भाषा को हमने सीखा क्लास 6 में, 9 से 12 में हमने क्या किया? किसी प्रकार के कोरियन, जापानी भाषा को सीखने का काम कर लिया। इसका पीडीएफ कब तक रहेगा सर? पूर्णिमा जी, सब राम कहानी खत्म भे गई और अहाँ वही लंग के वही लंग रह गेलिए। हाँ, क्लास आपका चल रहा है, एग्जाम आपका जुलाई में होगा, अब पीडीएफ आपका 5 साल रखिए कि क्या कीजिएगा? इस पर अगरबत्ती थोड़ी ना दिखाना है। आपको पता है प्रतिदिन क्लास होता है और आपको पीडीएफ मिल जाता है क्लास का। पहले सीखिए, सीखिए, बार बार कहते हैं, किताब कॉपी पोथा पोथी बनाने का कोई फायदा नहीं है। प्रख, अभी मैं पूछूंगा कि प्रख का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि 80% लोग नहीं बता पाएंगे। क्या होता है प्रख का फुल फॉर्म? बताओ तो बुआ, बिना देखे हुए बताओ।
परख का फुल फॉर्म अगर नहीं भी याद है तो उसका अर्थ ही समझा दो। चलिए बोलो बोलो, कोशिश करो। परफॉर्मेंस असेसमेंट। आप लोग बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने 5 मिनट पहले ही पढ़ा। आप लोग बड़ा पीडीएफ 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 किए रहते हैं। बताइए तो परख का फुल फॉर्म क्या होगा? अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने पढ़ा है, बताओ। परफॉर्मेंस असेसमेंट। हाँ, देखो जब भी कुछ पूछे तो परख का स्पेलिंग क्या होगा बताओ। PARAKH, इसको बोलते हैं परख। क्या होगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हुआ परख का फुल फॉर्म। इस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में अपने घर में निकाल के भी रख लें। और परख का अर्थ नहीं पता है, माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 से 12 में किस तरह से हमें कोई भी एक विदेशी भाषा सीखना है, ये नहीं पता है, तो फायदा क्या होगा? ठीक, इसीलिए पहले पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो परख का फुल फॉर्म क्या होगा? परफॉर्मेंस रिव्यू, बताओ। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड परख। ठीक, चलिए यहाँ पे थे हम लोग। NEP 20 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा आपका पॉइंट आ गया, मानकीकरण से लचीलापन। अब आप याद करें, मैंने आपको CDP के अंदर में पढ़ाया होगा कि मानकीकरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानकीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकीकृत। ऐसा सिस्टम जो सभी के लिए एक समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानकीकृत के नाम से जानते हैं। और मानकीकृत कहने का आपका आशय क्या हो गया? तो मानकीकृत कहने का आशय हो गया कि हमारा एक ही रास्ता बना है और उसी रास्ते पे आप सभी बच्चे को कह रहे हैं कि तुम सभी इसी रास्ते पे चलो, डेट्स कॉल्ड मानकीकृत। अब जिस बच्चे को किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसके समस्या पे हम ध्यान देंगे ना जी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमें अपने कक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा रखना है? तो समावेशी रखना है। अब इसमें ये मत बोल दीजिएगा कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। समावेशी का मतलब क्या हुआ? कि हमें सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले, वंचित वाले सभी बच्चों को एक समान लेकर चलना है। तो मानकीकरण का अगर हम सोच रखेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें अपने कक्षा कक्ष में मानकीकरण के जगह पर क्या करना है? लचीलापन का उपयोग करना है। लचीलापन का आशय भी मैंने आपको कल बताया था। लचीलापन कहने का अर्थ क्या हुआ? कि एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा कक्षा कक्षीय वातावरण जहां पे शिक्षक एक मैत्रीपूर्ण वातावरण का क्या करता है? निर्माण करता है, जहां पे बच्चे स्वतंत्र रूप से प्रश्न को पूछते हैं। दैट्स कॉल्ड लचीलापन। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिकतम एक समान है और इसका बढ़ावा करना। क्या कह रहा है? कि समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिकतम एक समान, इसका बढ़ावा करना। अर्थात हमारे कक्षा कक्ष में, हमारे विद्यालय प्रांगण में जैसे भी बच्चे हैं वो सभी क्या है? हमारे लिए एक समान बच्चे हैं। और हमें अपने विद्यालय प्रांगण में समता और समानता दोनों का उपयोग करना है। समता और समानता दोनों का उपयोग करते हुए बच्चा को पढ़ाने का काम करना है। जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए समता और समानता का अर्थ क्या होगा? ये भी मैंने आपके कॉपी में लिखवाया है, बताइए तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 4 विषय पढ़ाता हूँ। अब आपको लैंग्वेज 2 में मान लीजिए कि उर्दू पढ़ना है। और आज से पहले, इस बार के बैच से पहले हमारे पास में उर्दू का ऑप्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भी उर्दू वाले मित्र जुड़ रहे थे सीटेट की तैयारी के लिए, तो वो तो अपने एक भाषा से वंचित रह गए कि नहीं रह गए? तो मैंने क्या किया, आपके लिए मस्त बुलाएं, आफ्ताब सर से रिक्वेस्ट किए तो आपको उर्दू पढ़ाने आए। अब जो आप वंचित रह जा रहे थे, आपकी आवश्यकता क्या थी? उर्दू। हम लोग संस्कृत पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे,
परंतु उर्दू नहीं पढ़ा रहे थे, और उर्दू के वजह से आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा था। सिर्फ उर्दू पढ़ने के लिए आपको इधर उधर 100-200 का बैच खरीदना पड़ जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद नहीं था। तो आपके उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने उर्दू को भी एड ऑन किया। दैट्स कॉल्ड समता। क्या हुआ? समता। जो कमी थी उस कमी को हमने एड ऑन किया, दैट्स कॉल्ड समता। अब आप सभी का जिस भी प्रकार की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को मैंने परिपूर्ण रूप से ओके कर दिया। अब हमारा क्लास का स्वरूप कैसा कहलाएगा? तो समानता का कहलाएगा। पहले क्या था? एक कमी था, और वह कमी क्या था कि हम लोग उर्दू को पढ़ाते नहीं थे, उर्दू का क्लास नहीं होता था। तो हमारा कक्षाई वातावरण कैसा था? समानता वाला नहीं था, क्योंकि उसमें एक कमी थी। हमारे उर्दू वाले मित्र उर्दू के भाषा से वंचित रह जा रहे थे। अब उनके उस आवश्यकता को समझते हुए हमने उर्दू के सर को भी अवेलेबल करवाया। अब हमारा कक्षाई स्वरूप कैसा कहलाया? तो समानता का कहलाया, कि अब आप सभी लोगों को जो भी विषय पढ़ना है, सारा विषय क्या है आपके लिए? अवेलेबल है। तो समता का मतलब, समानता का मतलब आप समझ गए ना? आइए, इसमें एक और आपका स्लाइड है एनईपी के अंदर में, उसके बाद हमारा क्या है? निपुण। आराम से टॉपिक वाइज तोड़िए, फिर जब हम लोग होमवर्क बनाएंगे तो होमवर्क में और भी ढेर सारा हमारा टॉपिक सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कमजोर और तेज सभी के अनुसार चलना, वेरी गुड। आइए, कह रहा है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। अब एगो बात बतावा, विशिष्ट क्षमताओं का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट क्षमताओं का अर्थ हुआ कि ऐसा गुण जो सिर्फ आपके अंदर में है, उसी को हम लोग विशिष्ट क्षमता कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप शिक्षण शास्त्र नहीं समझ पा रहे हैं तो आप घर में पुलाव भी नहीं बना पाइएगा। हो सकता है कि आप बिरयानी अच्छा बनाते होइएगा तो हम शिक्षण शास्त्र अच्छा पढ़ाते होंगे। आपके भी अंदर में एक गुण है, और वह गुण क्या है? बिरयानी बनाने का। तो हमें सिर्फ अपने आप को अपने पढ़ाई के विषय वस्तु से, अपने रिजल्ट से तुलना नहीं करना चाहिए। हम लोगों के आसपास में लाखों बच्चे हैं, और हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वयं के बच्चों का तुलना करते हैं। फलाना का बेटा को भी सब व्यवस्था नहीं मिलता, वो पहला नंबर पर आ गया है। बताओ, उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं तो उसका क्लास में पोजीशन 1 आ गया है, और हम तुमको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम्हारा पोजीशन 10 कैसे आ गया? तो उसी जगह पे बच्चा सब हो गया है तेज, तो क्या बोलेगा कि पापा आप भी नौकरी करना छोड़ दीजिए, आप ऑटो चलाइएगा तो मेरा भी पोजीशन 1 आ जाएगा। अगर बच्चा मान लीजिए ऐसे अगर आपको बोल दे तुलनात्मक रूप में कि पापा वो तो ऑटो चलाए हैं तो आ गया है उसका रोल नंबर 1, आप भी चलाइए ना प्लीज पापा तो मेरा भी 1 आ जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा? इसीलिए तुलनात्मक कार्य नहीं करना है। हम सभी लोगों का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और गार्डनर साहब एक मनोवैज्ञानिक हैं, हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने बुद्धि के ऊपर में अपना सिद्धांत दिया है, और उन्होंने बताया है कि हर बच्चे के अंदर में एक विशिष्ट क्षमता होता है। दुनिया का जो भी बच्चा है उसके अंदर में एक विशिष्ट क्षमता होता है। बस आवश्यकता ये है कि हम उस क्षमता को पहचान सके, उस क्षमता को हम पहचान सके। अभी के टाइम में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और हम लोग से जब भी गार्जियन देखते हैं तो बच्चा डर जाता है और मोबाइल को छुपा देता है। हो सकता है कि ऑनलाइन गेम में वो हमसे भी बेहतर खेल रहा हो, और वह उसमें भी अपने कैरियर को बना सकता है। पहले आपको क्या करना है? बच्चे के क्षमता को पहचानना है। शुरुआती दौर में आज से 10 वर्ष पहले जब यूट्यूब के ऊपर में मैंने पहला वीडियो डाला तो मेरे भैया, पापा सभी लोग मेरे खिलाफ थे, और शुरुआती 4 वर्ष हमसे कोई इंसान बात नहीं किया। ना 1 रुपया का सपोर्ट, ना ही मोरल सपोर्ट, ना ही फैमिली सपोर्ट, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं। हम भी थे थोड़ा सा टेढ़ा, हम भी कहे चलिए कोई बात नहीं है, कब तक बात नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य में जब आप लगातार समय दीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है जो सारा शब्द का हम आपको अर्थ बता देते हैं बिना कुछ देखे हुए, कोई एक दिन का बात है? नया नया में सामने में कॉपी खोल के रखते थे, ऐसे कॉपी में देख के पढ़ाते थे। देखिएगा पुराना वीडियो,
कॉपी में अर्थ सब लिखते थे, क्लास लेने से पहले पूरा लाइन को बैठ के पढ़ते थे, इक्कुन का अर्थ कॉपी में स्वयं लिखते थे और फिर क्लास के समय उसको देख देख के पढ़ाते थे। धीरे धीरे अनुभव हुआ, धीरे धीरे आदत हुआ और आज सारा कुछ क्या है अपने मुख्य बिंदु के अंदर में है। इसी के लिए कहा गया है कि निरंतर आपको क्या करना है, प्रयत्न करना है, जो कि आपके हाथ का पाठ है। तो हर बच्चों के अंदर में विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जैसे कि रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। एज ए टीचर आपको इसको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। एनईपी 20 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक सुविधा और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक का प्रावधान को बताया गया है। अर्थात ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है उनके लिए इमारती ढांचा कैसा होना चाहिए, तो उनका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, उनको आने जाने में क्या मिले, सुविधा मिलना चाहिए। अब बच्चा को चलने में समस्या है और आपके स्कूल में लिफ्ट है नहीं और उसको आप 3rd फ्लोर पे बुला रहे हैं, अब बच्चा कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए अलग से सुविधा प्रदान करवाना उसी विद्यालय प्रांगण में। ECCE ये आपने पढ़ा होगा अपने डीलेट प्रथम वर्ष में, आपको मैं याद दिला दूं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बालिया अवस्था देखभाल और शिक्षा, आपके डीलेट के F3 में आपको यह पढ़ना है। में मुख्य रूप से लचीले बहुयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित बहुयामी और बहुत सारी शिक्षा को शामिल किया गया है। अर्थात प्रारंभिक स्तर पे जिसकी उम्र सीमा क्या है, 3 से 9 वर्ष का है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की चीजों को, और यही 3 से 9 वर्ष हमारा क्या कहलाता है, तो निपुण के बारे में कहलाता है। और यही 3 से 9 वर्ष हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो अपने निपुण के अंतर्गत में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एनईपी से निकला हुआ पाठ है। कहाँ से निकला हुआ पाठ है, तो एनईपी से निकला हुआ पाठ है, जहाँ पे 3 से 9 वर्ष के बालक को किसके अंतर्गत में रखा गया, तो बाल वाटिका के अंतर्गत में रखा गया, जो कि हम लोग अपने निपुण वाले पाठ के अंदर में पढ़ेंगे कि निपुण का अर्थ क्या है, निपुण क्या है, निपुण को हम लोग समझेंगे। तो आज के अभी तक के क्लास में हमने क्या क्या समझ लिया, आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहिएगा। एनसीएफ 2005 कोई दिक्कत नहीं होगा, अब एनईपी 2020 कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत है कि नहीं है ये तो हम पता कर ही लेंगे जब आपका हम क्लास टेस्ट लेंगे। और प्लीज कम से कम जब भी आपका क्लास टेस्ट हो तो क्लास टेस्ट अवश्य दीजिए। जैसे कि आपका मैंने प्याजे, वाइगोस्की और कोलवर्ग का क्लास टेस्ट लिया था और आप लोगों ने क्लास टेस्ट दिया ही नहीं। अभी ये हमारा टॉपिक समाप्त होगा तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, उस होमवर्क को आप लोग बनाइएगा। उसके बाद हम आपका क्लास टेस्ट लेते हैं, फिर आपके उस क्लास टेस्ट का हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो जब तक आप लोग कुछ दीजिएगा नहीं, आप दिए हैं मैडम 25 नंबर वाला टेस्ट, अच्छा आप तो मेरे सामने ही दिए थे, ठीक। इस तरह से हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, निपुण के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। और एक छोटा सा जो आप लोगों ने कहा था डेमो के रूप में, तो ये आपका क्रैकर का क्लास इसी प्रकार से चलता है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ने का काम किया। और अगर आपको भी इच्छा करे तो अभी आप लोग जुड़ सकते हैं सीटेट कॉम्बो में, जो कि आपका है मार्च से पहले जुड़ जाइए। आज आपका 25 मार्च है, बचे हुए 5-6 दिनों में जुड़ जाइए। हो सकता है 15 अप्रैल के बाद कहीं बैच का आपका प्राइस भी कम हो जाए, तो प्राइस के लिए इंतजार नहीं करना है कि 100 रुपया कमेगा, 200 रुपया कमेगा तब जुड़ेंगे तब पढ़ेंगे। तब तक का आपका समय तो चला जाएगा, समय तो वापस नहीं आएगा आपका। तो समय पर फोकस कीजिए, समय के साथ ऊपर नीचे। अब जो अप्रैल में जुड़ेंगे कितना पढ़ेंगे, 2 महीना में वो क्या ही पढ़ लेंगे, इतना सारा रिकॉर्डेड क्लास है, क्या ही सीख पाएंगे। इसीलिए आपकी अपनी चाहत है, अपनी खुशी है। अभी इसका मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार घर में बैठ के अवश्य पढ़िएगा। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो निपुण के बारे में पढ़ने का काम करेंगे, निपुण को समझने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट मन में है तो बताइए। थैंक यू।